बच्चों, हम लेखक नागार्जुन द्वारा लिखित निबंध हिमालय की बेटियां पढ़ रहे थे। हमने ये निबंध पढ़ा, उसके कुछ प्रश्नोत्तर भी पढ़े थे। अब इसके आगे के प्रश्नोत्तर और कुछ इन प्रश्नोत्तरों को हम दोबारा से देख लेते हैं। नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें किन रूपों में देखते हैं? उत्तर, लेखक नदियों को मां मानने की परंपरा से पहले इन नदियों को स्त्री के रूप में सभी रूपों में देखता है, जिसमें वो उसे बेटी के समान प्रतीत होती है। इसलिए तो लेखक नदियों को हिमालय की बेटी कहता है। कभी वह इन्हें प्रेयसी की भांति प्रेममयी कहता है। जिस तरह से एक प्रेयसी अपने प्रियतम से मिलने के लिए आतुर है, उसी तरह ये नदियां सागर से मिलने को आतुर होती है। तो कभी लेखक को उसमें ममता के स्वरूप में बहन के समान प्रतीत होती है, जिसके सम्मान में वे हमेशा हाथ जोड़े शीश झुकाए खड़ा रहता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र की ये विशेषताएं बताई गई हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों ही महानदी हैं। इन दोनों महानदियों में सारी नदियों का संगम होता है। ये भौगोलिक और प्राकृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये डेल्टा फॉर्म करने के लिए मत्स्य पालन, चावल की फसल व जल स्रोत का उत्तम साधन है। ये दोनों ही पौराणिक नदियों के रूप में विशेष पूजनीय और महत्वपूर्ण है। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा? उत्तर, नदियों को लोकमाता कहने के पीछे काका कालेलकर का नदियों के प्रति सम्मान है, क्योंकि वे नदियां हमारा आरंभिक काल से ही मां की भांति भरण पोषण करती आ रही हैं। ये हमें पीने के लिए पानी देती हैं, तो दूसरी तरफ इनके द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। ये मछली पालन में भी बहुत उपयोगी है। अर्थात ये नदियां सदियों से हमारी जीविका का साधन रही है। हिंदू धर्म में तो ये नदियां पौराणिक आधार पर भी विशेष पूजनीय हैं। हिंदू धर्म में तो जीवन की अंतिम यात्रा भी इन्हीं से मिलकर समाप्त हो जाती है। इसलिए ये हमारे लिए माता के समान है, जो सबका कल्याण ही करती है। प्रश्न नंबर 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? उत्तर, लेखक ने हिमालय की यात्रा में निम्नलिखित की प्रशंसा की है। नंबर 1, हिमालय की अनुपम छटा। नंबर 2, हिमालय से निकलने वाली नदियों की अटखेलियों की। नंबर 3, उसकी बर्फ से ढकी पहाड़ियों की सुंदरता की। नंबर 4, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की। नंबर 5, देवदार, चीड़, सरू, चिनार, सफेदा, कैल से भरे जंगलों की। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवित हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और ही रूप में सामने थी। तो काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। पाठ से इसी तरह के और भी उदाहरण ढूंढिए, जिसमें ये निर्जीव वस्तुओं को सजीव की तरह माना गया हो। जैसे संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। नदियों के लिए कहा गया ये। जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर नदियों का जो टेढ़े मेढ़े और घूमकर उछलकर झरने की भांति बहना, इसको ये बाल लीला बता रहे हैं बेटियों की। बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेल करती हैं। या हिमालय को मानवीकरण की उपमा दी है और बच्चियां नदियां हैं। हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। प्रश्न नंबर 3 देखिए। पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य का मिलान कीजिए। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वो विशेष्य कहलाते हैं। संज्ञा, जो सभी संज्ञा शब्द हैं वो विशेष्य हैं। तो इसमें देखिए, संभ्रांत महिला, चंचल नदियां, समतल आंगन, घना जंगल,
मूसलाधार वर्षा। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है, जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है जिसका अर्थ है राजा और रानी। इसमें राजा और रानी, यहाँ और शब्द का लोप हो गया है, तो जहां और का लोप होता है वो होता है द्वंद्व समास, और दोनों ही पद प्रधान है। इसमें राजा रानी दोनों ही पद प्रधान है। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है, उन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम शब्द को शैली में लिखिए। माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, राम सीता, पति पत्नी। नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिन्हें उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए, जैसे नदी दीन भाववाचक संज्ञा। तो तप पत, पत भाववाचक संज्ञा है। राज जरा, जरा भी भाववाचक, जरा वृद्धावस्था। और नव वन, वन संज्ञा है, जातिवाचक नाम है ये। गल लग, ये भी भाववाचक संज्ञा हो गया, लगना। और राम मरा, ये भी भाववाचक संज्ञा हो गया।